निकालें। अपना ध्यान अपनी एकाग्रता आती जाती श्वास पर लगाएं। श्वास बाहर निकालते हुए एक साथ एक बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ओंकारं बिंदु संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम। एक साथ सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति है, शांति है, शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, रब करें। अपनी आंखों पर लगाएं, धीमे से आंखें खोलें। सभी को सादर प्रणाम। तो आज हमारी बेसिक एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन की थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने सेल टिश्यू सिस्टम और 11 सिस्टम का ओवरव्यू हमने पढ़ा। कल हमने कुछ हमारे बॉडी की जो पोजीशंस होते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमने रीड किया। तो उन्हीं को मैं एक बार दोबारा से हल्का हल्का ओवरव्यू दे देता हूँ और क्लास के एंड में हम क्वेश्चनिंग करेंगे फिर। तो कोई मुझे बता देंगे मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है क्या? यस सर। यस सर। थैंक यू जी। एक दो बच्चा जो मुझे पर्सनल जानता है, अगर नेटवर्क इशू हो जाए तो मुझे कॉल कर देना है, कई बार पता नहीं चलता नेटवर्क का। ओके सर। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी हमने पढ़ लिए और आशा रखता हूँ कि आप सब अपने नोट्स लेके बैठे हैं। जो चीजें मैं बता रहा हूँ साथ साथ में आप लोग लिखते हैं, क्योंकि रफ नोट्स की अपनी अलग भूमिका होती है और उसके बाद में फेयर नोट्स की अलग भूमिका होती है। तो खाली सत्संग की तरह नहीं बैठना आप लोगों को। क्लासरूम में आए हो तो सबके हाथों में पेन चलना चाहिए जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा। तो ऑर्गन की अलग अलग पोजीशन देखे हमने कि ब्रेन की पोजीशन कहाँ है, हार्ट की पोजीशन कहाँ है, लंग की पोजीशन कहाँ है, लीवर की पोजीशन कहाँ है, स्टमक की पोजीशन कहाँ है। इस तरीके से हमने इन पोजीशंस को जाना। हमने एनाटॉमिकली पोजीशंस को, जैसे कि हमने जाना कि लेटरल किसको बोलते हैं, मीडियल किसको बोलते हैं, मिड लाइन जो हमारे सेंटर में होती है उसको मिड लाइन बोलते हैं, कैसे राइट और लेफ्ट बनते हैं, किसको डिस्टल बोला जाता है, किसको प्रोक्सिमल बोला जाता है। इस चीज को हमने देखा। एंटीरियर, सामने वाले भाग को एंटीरियर बोला जाता है, पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर बोला जाता है, ऊपर वाले भाग को सुपीरियर बोला जाता है, नीचे वाले भाग को इन्फीरियर बोला जाता है। जो हमें ट्रंक की तरफ ले जाए उसको प्रोक्सिमल कहते हैं, जो ट्रंक से दूर ले जाए उसको डिस्टल कहते हैं। इतना हमने कल पढ़ लिया था। तो ये दूसरे डायग्राम में भी एंटीरियर, सामने वाला भाग एंटीरियर होता है, पीछे वाला भाग पोस्टीरियर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको जाना पोजीशंस को।
तो एक एक यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया हुआ है कि एंटीरियर टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो सामने वाले भाग हैं, जैसे कि हमारी चेस्ट है, हमारा एब्डोमेन है, आगे वाली थाई है, नी कैप है, ये एंटीरियर सामने वाले भाग में है। ये पोस्टीरियर पीछे वाले भाग में, जैसे कि कमर है, हिप रीजन है, सर्वाइकल रीजन है, ये पीछे वाले भाग में टूवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी, ये जो है इसको पोस्टीरियर भाग बोला जाता है। सुपीरियर टूवर्ड्स द हेड, यानी कि जो ऊपर की तरफ होता है उसको सुपीरियर कहते हैं। इंफीरियर टूवर्ड्स द फिट, जो नीचे की तरफ होता है उसको इंफीरियर कहते हैं। मीडियल टूवर्ड्स द मिड लाइन, मिड लाइन कौन सी होती है? सेंटर, बिल्कुल जो सेंटर में से एक लाइन अपनी बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर दो, उसको मिड लाइन बोलते हैं। लेटरल, मिड लाइन से बाहर की तरफ जा रही है, जैसे सर कि एक बार लेटरल। इसका एग्जांपल, सर एक बार इसका एग्जांपल और समझा दीजिए ना, इसका एग्जांपल जो दिया हुआ है मीडियल का, मीडियल और लेटरल। ठीक है, तो मैं इससे आपको समझाना चाहूंगा कि अभी मैंने यहाँ पे, मैं इस पेन से आपको बनाता हूँ, ठीक है, ये शोल्डर है, क्या है ये? ठीक है, शोल्डर है ये, और ये हमारी चेस्ट है। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि चेस्ट के मुकाबले शोल्डर किस डायरेक्शन में है? बाहर है। हाँ, इसमें लेटरल है शोल्डर और चेस्ट है मीडियल, बट सर उसमें है बिग टो जो है, उस वो जो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसका एग्जांपल जो है वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब बिग उसका टो, एग्जांपल आप कह रहे हो, अभी देखा। यहाँ का है ना, द बिग टो इज मिडल टू द फिफ्थ टो। अरे कित मुश्किल कहाँ है, बिग टो का मतलब पता है आपको? अंगूठे की बात हो रही है। हाँ 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 सर, थंब। तो एक अंगूठा अच्छा कहाँ अच्छा, है, देखिए नीचे। हाँ हाँ सर, हाँ समझ गए। हम ये दोनों कंपेयर करिए, हम ये दोनों, सर हम ये दोनों कंपेयर, हाथ और पैर दोनों। छोटी उंगली, ओके। हाँ हाँ सर। कंफ्यूज मत हुआ करो, आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी याद नहीं है, टो किसको बोलते हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो नहीं रही है नहीं ना। सर, मैंने मैंने हाथ और पैर को कंपेयर करके किया था, वो फिफ्थ टो हम मैंने नहीं पढ़ा था अच्छे से, सॉरी कोई बात सॉरी। नहीं। लेटरल, लेटरल मतलब कि जो बाहर की तरफ होता है, अवे फ्रॉम द मिडलाइन, जो बाहर की तरफ है। प्रोक्सिमल, क्लोजर टू द ट्रंक और पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन पॉइंट है, मान लेते हैं हमने कोहनी को ओरिजिन पॉइंट लिया है। अब कोहनी के अगर ऊपर हम बाजू पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो हमारा होगा प्रोक्सिमल, क्योंकि वो ट्रंक की तरफ जा रहा है, चेस्ट रीजन की तरफ जा रहा है। अगर एल्बो को अगर हम ओरिजिन पॉइंट लेते हैं और दूसरा पॉइंट को हम फोर आर्म पे लेते हैं, अग्र बाजू पर लेते हैं, तो वो हमारा ट्रंक से दूर जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बताएंगे? उसको हम बोलेंगे, कम ऑन, डिस्टल। ठीक है, ये हम कल समझा था हमने बहुत अच्छे से इसको, कि जो ट्रंक के पास जाए उसको प्रोक्सिमल, जो ट्रंक से दूर ले जाए उसको डिस्टल। सुपरफिशियल, कि क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। अभी भी लेट आ रहे हैं भैया, क्या बात है? सुपरफिशियल यानी कि जो बाहर की तरफ होता है उसको सुपरफिशियल कहते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो सबसे बाहर की तरफ हमारी, अगर हम सबसे बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे बाहर क्या है, बताएंगे मुझे? सबसे बाहर क्या है? स्किन है, हेयर है, हैंड। सबसे बाहर की तरफ स्किन है, हेयर्स हैं हमारे, और डीप का मतलब जो अंदर है। अब अंदर, अंदर वाले ऑर्गन को हम विजुअल भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे मेडिकल लैंग्वेज में बार बार विजुअल विजुअल शब्द आएगा, तो विजुअल का मतलब होता है अंदर की तरफ छुपे हुए। अब दो तीन एग्जांपल मुझे देंगे विजुअल में कौन कौन से ऑर्गन आ सकते हैं? हार्ट, लीवर, लंग्स आते हैं, लिवर, लंग्स। वेरी गुड, पेनक्रियाज, वेरी गुड। देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा राइट साइड में जो पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये देखिए, लीवर दिख रहा है हमें, स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है, हार्ट है अंदर की तरफ, ये स्टमक है अंदर की तरफ है, नहीं बाहर दिखते नहीं, नहीं है बाहर तो हमें ऐसा पेट दिखता है प्लेन,
तो जो बाहर की स्किन होगी उसको सुपरफिशियल बोलते हैं, और जो अंदर के ऑर्गन हो गए उसको डीप या फिर विजुअल ऑर्गन्स बोला जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी। ये हो गया हमारा बेसिक। आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, माइक अपना साथ साथ बंद कर लीजिए। अब हम देखते हैं 3 प्लेन्स, इनकी 3 प्लेन में डिवाइड किया जाता है हमारी बॉडी को। एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, फ्रंटल प्लेन एंड सेजाइटल प्लेन। इसको याद करने का मैंने एक तरीका बताया था। सेजाइटल हमारे यहाँ पे हरियाणवी भाषा में, शायद आपके यहाँ भी यूज करते होंगे, राइट हैंड को सज्जा हाथ बोलते हैं, लेफ्ट हैंड को खब्बा हाथ बोलते हैं। तो सज्जा खब्बा यानी कि जो हमें राइट लेफ्ट में डिवाइड कर दे उसको सेजाइटल प्लेन कहते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है नंबर 3 नंबर का जो डायग्राम है, बीच सामने से काट दिया बॉडी को, तो राइट साइड का बॉडी कट गया और लेफ्ट साइड का बॉडी कट गया, तो इसको सेजाइटल प्लेन बोलते हैं। फ्रंटल प्लेन जो फ्रंट और बैक में काट दे, देखिए आगे और पीछे का बॉडी इसमें ले लिया, आगे का एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर दिया, उसको फ्रंटल प्लेन बोलते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन जो ऊपर और नीचे, सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड कर दे। ये देखिए इस प्लेन के ऊपर आधी बॉडी है, या ऊपर कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये बीच में से ही होगा, ये गले में भी हो सकता है, लेकिन इसका मेन खासियत ये होगी कि ऊपर और नीचे 2 भागों में डिवाइड करेगा बॉडी को, इसको ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ कोरोनल यानी कि फ्रंटल, इंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड करें। सेजाइटल यानी कि राइट लेफ्ट यानी कि राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल में डिवाइड करें। और ट्रांसवर्स प्लेन यानी कि डिवाइड बॉडी इनटू सुपीरियर यानी कि ऊपर और नीचे। जो ट्रांसवर्स है इसको क्रॉस सेक्शनल प्लेन भी बोलते हैं, इनके ऊपर और नीचे 2 भाग में बॉडी को डिवाइड कर देता है। ये हमने कल देखे थे कि रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल एरिया। कल एक क्वेश्चन आया था कि हाइपोकॉन्ड्रियम किसको बोलते हैं। तो हाइपोकॉन्ड्रियम जो हमारे रिब्स के नीचे की जो जगह होती है, रिब्स और पेट के नीचे की जगह को, उसको हाइपोकॉन्ड्रियम नाम दिया गया, और इसके अलावा कोई विशेष अलग चीज नहीं है जिसकी वजह से इसे बोलते, सीधे रिब्स के नीचे है इसलिए इसको हाइपोकॉन्ड्रियम बोल दिया जाता है। तो इसको 9 भागों में हम पेट को डिवाइड करते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और ये दूसरा है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है, नीचे की तरफ राइट लंबर रीजन, ठीक दूसरी तरफ लेफ्ट लंबर रीजन, नीचे की तरफ राइट इलियक रीजन, और सबसे नीचे राइट साइड में जो है लेफ्ट इलियक रीजन। सबसे बीच वाले भाग को अम्बेलिकल रीजन बोलते हैं, यानी कि जो जहाँ पे हमारी नाभि होती है। एपीगैस्ट्रियम रीजन, एपीगैस्ट्रिक रीजन होता है ये। ईपी का ध्यान रखेंगे, ईपी का मतलब मेडिकल लैंग्वेज में ऊपर होता है हमेशा। जहां पर भी ईपी शब्द आएगा वो ऊपर है, और जहां पे हाइपो शब्द आएगा या एंडो शब्द आएगा वो नीचे है। जैसे कि हम हार्ट की लेयर देखते हैं ना, हार्ट की लेयर में आते इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ईपी का मतलब ऊपर, जो हार्ट की बाहर की जो लेयर होती है उसको इपिकार्डियम, बीच की लेयर यानी कि सबसे नीचे होती है उसको एंडोकार्डियम। नीचे के लिए एंडो शब्द यूज किया जाता है या फिर हाइपो वर्ड यूज किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये हाइपो हाइपर अक्सर डिजीज में भी यूज किया जाता है। कोई मुझे बताएगा 1-2 डिजीज में जहाँ पे यूज किया जाता है हाइपो और हाइपर शब्द? हाइपरटेंशन, थायराइडिज्म, वेरी गुड। आप लोगों ने देखा होगा कि हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की समस्या, हाइपो जिसमें जो है हमारा T3 T4 कम हो जाता है और TSH बढ़ जाता है। हाइपो हाइपरथायराइडिज्म जिसमें T3 T4 की मात्रा बढ़ जाती है और TSH की कम हो जाती है। और सामान्य रूप से हाई बीपी को हाइपरटेंशन कहते हैं, बीपी का बढ़ जाना हाइपरटेंशन। हाइपर यानी कि बढ़ जाना, कोई भी चीज सामान्य से बढ़ जाना। बीपी बढ़ गया, नॉर्मल 120 होना चाहिए वो 140 हो गया तो हाइपर हो गया।
160 हो गया, हाइपर हो गया। अब हाइपो का मतलब होता है कम होना, हाइपो, हाइपो। अभी मैंने बताया हाइपो का मतलब कम होना। 120 नॉर्मल है तो 110, 110 ये जो अगर रेंज आती है तो इसको बोलेंगे हाइपोटेंशन, लो बीपी हो गया है। इन वर्ड्स को आप ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे तरीके हैं जिससे हम आंसर तक आसानी से पहुंच जाते हैं, और डॉक्टर्स लोग इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हैं आगे उन चीजों को लंबे टाइम तक याद करने के लिए। नहीं तो हर चीज को रट्टा मारोगे तो कभी याद नहीं हो सकती है। थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा एनाटॉमी में, लेकिन छोटी छोटी ट्रिक्स को अपना के रट्टा मारोगे तो आपको लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी। तो हमने यहाँ तक कल पढ़ा था, इससे आगे हम आज पढ़ते हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब है कि शरीर में कुछ खाली जगह है। कैविटी का मतलब खाली स्थान होता है। मुख्य रूप से दो कैविटी में डिवाइड किया जाता है, बोलेंगे एक तो डोर्सल बॉडी कैविटी, डोर्सल बॉडी डॉर्सल बॉडी कैविटी, वेंट्रल बॉडी कैविटी, वेंट्रल बॉडी कैविटी, वेंट्रल बॉडी कैविटी। अभी हमने देखा था डोर्सल यानी कि डोर्सल पोस्टीरियर को ही डोर्सल बोलते हैं सामान्य रूप से हम, और एंटीरियर को ही हम वेंट्रल बोलते हैं। देखो डायग्राम में मैंने दिखाया भी था, आप लोगों को याद होगा, देखिए रहा, एंटीरियर को ही वेंट्रल बोलते हैं ऑलमोस्ट, पोस्टीरियर को ही डोर्सल बोला जाता है। पीछे वाला भाग जो है डोर्सल है, पोस्टीरियर है, आगे वाला एंटीरियर या वेंट्रल है। अब देखिए डोर्सल में यहाँ पे दो चीजें ली जाती है, क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी। कैविटी का मतलब अभी मैंने बताया था क्या होता है, बताएंगे? खाली जगह। खाली जगह, खाली जगह, वेरी गुड, जो खाली जगह है। अब खोपड़ी हमारी यहाँ पे क्रेनियल, ये खाली जगह है, इसके अंदर हमारा मस्तिष्क पाया जाता है, ग्लैंड्स पाई जाती हैं, है ना। तो खाली जगह है ना, उसके अंदर तो ऑर्गन है ना, अपने आप तो ऑर्गन नहीं आ सकते, उस जगह के अंदर ही ऑर्गन बनेंगे ना। इसी प्रकार जो हमारी जो स्पाइनल कैविटी है, बताएंगे स्पाइनल कैविटी में क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरॉन्स। इसके अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम पता है आप लोगों को क्या है? CSF होता है। CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये नेट के पेपर में पूछा भी गया था एक बार। CSF की फुल फॉर्म क्या होती है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड में होता है, और ये हमारा मस्तिष्क के चारों तरफ भी होता है, और इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्ट करता है, ये बाहर से आने वाली चीजों को बचाता है। जैसे हमने देखा है ना बाइक में, आपने देखा होगा शॉकर होते हैं, गाड़ी में शॉकर होते हैं, और शॉकर के अंदर जब हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड हमें क्या करता है? झटके से बचाता है। जब वो लिक्विड सूख जाता है तो बोलते हैं कि शॉकर खराब हो गए, या वो तो उसमें लिक्विड डाला जाता है या फिर उनको शॉकर को बदला जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे गाड़ी के जो शॉकर हमें बाहर के झटकों से बचाते हैं, ठीक इसी प्रकार ये जो फ्लूइड बॉडी में पाए जाते हैं, फ्लूइड हर जगह पाए जाते हैं, हार्ट के चारों तरफ भी पाए जाते हैं, लंग्स के चारों तरफ भी पाए जाते हैं, ब्रेन के चारों तरफ भी पाए जाते हैं। ये शॉकर का काम करते हैं। इनका काम होता है ये बाहर से आने वाले झटकों को रोकते हैं। जैसे कि किसी ने खोपड़ी पे मुक्का मार दिया, अब वो मुक्का सीधा ब्रेन में थोड़ी चला जाएगा, सबसे पहले तो बाहर की जो हड्डी है वो रोकेगी उस मुक्के को, ठीक है। अब थोड़ा मुक्का थोड़ा जोर से लगा है तो अंदर जाएगा उसका असर, अंदर ब्रेन पे जाने से पहले उस फ्लूइड को क्रॉस करेगा, वो फ्लूइड उसको रोकेगा। अगर उसका प्रभाव और ज्यादा तेज है उसके बाद में जाकर के अंदर इफेक्ट डालेगा ब्रेन के ऊपर। यानी कि ये जो बाहर की जो लिक्विड होते हैं, ये बोन्स होती हैं, ये हमारे प्रोटेक्शन का वर्क करती हैं। तो इसीलिए जो हमारे जो ऑर्गन हैं जितने भी बॉडी के, वो इन कैविटी के अंदर होते हैं। मेन जो ऑर्गन है हमारे सारे वो कैविटी के अंदर है, ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके। समझ गए कि चारों तरफ हड्डी है, बीच में ब्रेन क्यों है। अगर डायरेक्ट ही ब्रेन होता तो कोई भी हमारे ब्रेन को उठा के ले जाता। तो हड्डी है, हड्डी नुकसान नहीं होने देती है। कितनी बार हम गिरते हैं, सिर फूटता है, लेकिन ब्रेन को नुकसान नहीं पहुंचता। ये हमारी प्रोटेक्ट करती है हमारे ऑर्गन्स को,
ठीक इसी प्रकार हमारे चेस्ट वाला रीजन है, इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। और आगे वाले की जो पूरी एक एक अगर एक वर्ड दें उनको बोलेंगे वेंट्रल बॉडी कैविटी। इसके अंदर तीन चीजें मेन हम लेते हैं, थोरेसिक कैविटी और इसको एब्डिनो पेल्विक कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी दोनों को मिला दें। देखिए एब्डोमिनल कैविटी यानी कि एब्डोमिनल यानी कि पेट वाला रीजन, उसको एब्डोमेन बोलते हैं पेट को। पेल्विक रीजन जहाँ पे हमारे जेनाइटल ऑर्गन पाए जाते हैं उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं और उस खाली जगह को पेल्विक कैविटी बोलते हैं। तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे, ये रहा देखिए मेडिकल वर्ड में क्या करते हैं, जब चीजों को मर्ज किया जाता है तो आधा नाम तो एक का ले लेते हैं और आधा नाम दूसरी का ले लिया जाता है। जैसे कि इसका नाम क्या है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। देखा एब्डोमिनो, ये इतना ले लिया एब्डोमिनल का वर्ड, नो आगे का वर्ड ले लिया पेल्विक, पेल्विक कैविटी दोनों का कॉमन। तो मतलब कि एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी मतलब कि इसमें एब्डोमिनल कैविटी भी आ गई और पेल्विक कैविटी भी आ गई, दोनों आ गई। तो मेडिकल लैंग्वेज में जब भी इस तरीके के वर्ड्स एक साथ यूज किए जाते हैं, समझ जाना कि दो तीन चीज मिला के कोई चीज बताई जा रही है, तो उसको डिवाइड कर लो। तो इस तरीके से हम वहां तक पहुंच जाते हैं कि ये कौन से जगह की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये कैविटी हो गई। अब बताएंगे वेंट्रल कैविटी में कौन कौन सी कैविटी आती हैं, जल्दी से बताएं। thoracic cavity and abdominal pelvic cavity. बहुत बढ़िया, तीन कैविटी आती है, थोरेसिक कैविटी आती है, एब्डोमिनल कैविटी आती है, पेल्विक कैविटी आती है। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, अब मैं पर्टिकुलर पूछता हूँ, मुझे बताएंगे, अरुणा मैडम बताएंगे। मैं ऑर्गन का नाम लूंगा, आपको ये बताना है कि वो कहाँ पर है और बाकी लोग मैसेज में बताएंगे। अरुणा मैडम आप मुझे बताएंगी पिट्यूटरी ग्लैंड किस कैविटी में पाई जाती है? यस सर, पिट्यूटरी ग्लैंड सर मैं भूल जा रही हूँ। अरे इतना सरल, मैसेज आ रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एक्सरसाइज बताओ कोई भी, आप तो योगा टीचर हो इतने पुराने। जी जी, कहाँ पर होती है, देसी भाषा में बता दो। पैर में होती है, पेट में होती है, गले में होती है, सिर में होती है, कहाँ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड? बेसिक तो पता होगा ना आपको। जी पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों बाहों के बीच में। हाँ, तो ये कौन सा भाग आ गया, सिर का भाग बोलो, और उसको हमने क्या बोला, क्रेनियल कैविटी बोला। ठीक है, मेडिकल लैंग्वेज में क्रेनियल कैविटी, सिंपल लैंग्वेज सिर में होती है, आईब्रो सेंटर में होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे ममता जी, आप मुझे बताएंगे हमारा हार्ट कहाँ पर होता है? सर टाइप नहीं ऐसे बताना ना सर, थोरेसिक कैविटी में सर होगा। वेरी गुड शिवानी जी, बहुत बढ़िया। तो बाकी लोग, ममता जी नहीं आंसर दिया आपने अभी तक। सर दिया मानसी त्यागी जी आप बताइए। सर थोरेसिक कैविटी मैंने बोला है, आवाज नहीं आ रही है कट गई। थोरेसिक कैविटी, बहुत बढ़िया, थोरेसिक कैविटी में होता है। अब आप मुझे बताएंगे यूरिन ब्लैडर कहाँ पर होता है? कल्याणी जी मुझे आंसर करेंगे। एब्डोमिनल कैविटी। सर एब्डोमिनल कैविटी। हाँ जी नहीं ना, आ रही है क्या मेरी? ममता जी हो गया, आप बंद कर लीजिए। सर कल्याणी जी से पूछ रहा रहा हूँ, गलत है कल्याणी जी। ओके सर। राजेश जी मुझे बताएंगे यूरिन ब्लैडर कहाँ पर होता है? सर यूरिन ब्लैडर होता है थोरेसिक। थोरेसिक छाती में पूछा दिया आपने यूरिन को। नहीं, अब्डोमिनल पेल्विक रीजन में होता है सर। राजेश जी यूरिन ब्लैडर का मतलब क्या होता है, काम क्या होता है, ये पता है आपको? सर यूरिन ब्लैडर को मतलब यूरिन को पास करता है, वो यूरिन को स्टोर किया जाता है। अब यूरिन कहाँ पे स्टोर होगा, नहीं
नीचे वाले भाग में स्टोर होता है ना, जहाँ पे हम योग की भाषा में बोलते हैं, बस्ती बस्ती रीजन बोलते हैं उसको, तो वो पेल्विक रीजन बोलेंगे। थोड़े से कहाँ पे आ गया बताओ, छाती में कहाँ यूरिन इकट्ठा होता है, नीचे होता है ना इकट्ठा, ठीक है, पेल्विक रीजन कैविटी। ओके ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। अब मुझे बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर होती है, प्रेरणा जी मुझे बताएं। छोटी आंत। एब्डोमिनल कैविटी। वेरी गुड। और एब्डोमिनल के 9 रीजन बताए थे, उसमें सबसे ज्यादा कौन से रीजन में होती है? सर नहीं पता। ओ नहीं पता, स्नेहा जी बताएंगे। एब्डोमिनल के 9 रीजन बताए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा कहाँ होती है, कौन सी है? हाँ जी, गलत हो गया। ये मैसेज बिल्कुल, दिव्या भारती जी बहुत अच्छा मैसेज कर रही हैं। सर मैं बताऊं? बताओ जी, सर मैं बताऊं? बताओ। सर लेफ्ट आइलिक फोसा में होती है। कौन सी, छोटी आंत या बड़ी आंत? स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क होता है ना वहाँ पे। अच्छा देखिए, मैं पेन घुमा रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? इसको आप बोल रहे हो, ये वाला? यस सर, लेफ्ट आइलिक रीजन में। अच्छा, छोटी आंत यहाँ पे आप बोल रहे हो, हैं? नहीं नहीं नहीं, इसका थोड़ा सर मिडिल में अम्बिलिकल। मिडल में आती है, थोड़ा लेफ्ट में। छोटी आंत सबसे ज्यादा हमारे नाभि के आसपास, दिख रहा है ना नाभि, यहाँ पे हमारी छोटी आंत होती है मेनली, और थोड़ी बहुत नीचे भी होती है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। आपने सुना होगा ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का नाम कोई मुझे बताएगा, कौन सी बीमारी होती है यहाँ पे? अपेंडिक्स। हर्निया, अपेंडिक्स, हाँ इस तरफ होती है, वो अलग है। यहाँ पे हर्निया आप लोगों ने सुना होगा, पेट में से स्किन बाहर की तरफ उठ जाती है, वो स्किन नहीं होती है एक्चुअल में, छोटी आंत ही बाहर की तरफ आ जाती है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है वो। यहाँ पे आपने देखा होगा ना, ऐसे गाढ़ सी बाहर आ जाती है, तो वो हर्निया, ये छोटी आंत ही बाहर निकल आती है वहां पे, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। सर क्या हर्निया अपेंडिक्स अलग अलग थोड़ी होता है सर? अलग अलग कहीं की भी निकल आए, ज्यादातर यहाँ की रीजन की निकलती है बाहर, ऊपर की भी निकल सकती है भैया। यहाँ की छोटी आंत जहाँ पर है, कहीं पर भी छोटी आंत बाहर निकल सकती है। छोटी आंत में टॉक्सिन्स रुकते हैं और बाहर की तरफ आ जाती है छोटी आंत, तो हर्निया हो गया भैया वहीं पे। ज्यादातर नीचे होता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। ओके सर। तो ये हो गया हमारी कैविटी। अब हम आते हैं अपेंडिकुलर और स्केलेटल को हम पढ़ेंगे। बॉडी को 2 भागों में बांटते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे ऑर्गन्स को, यानी कि दिखाई दे रहा है आपको एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में एक तो खोपड़ी है, थोरेसिक रीजन है हमारा, यानी कि हमारा अस्थिपिंजर है, और हमारी वर्टिब्रा है, ठीक है। यानी कि मेनली ये 3 चीज हैं, खोपड़ी है, हमारे जो रिबकेज है, और वर्टिब्रा है। किसके अंतर्गत है ये, क्या बोलेंगे इसको? एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल मतलब कि एक एक्सिस पे स्थित है, एक सीधी लाइन में स्थित है, इसलिए इसको एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अक्षीय, हाँ अक्षीय बोलते हैं, एक्सेल को अक्षीय और स्केलेटल को बोलते हैं कंकाल। अक्षीय कंकाल हिंदी में इसको कहते हैं। अब अपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं उपांगीय, उपांगीय कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटल। इसका मतलब कि जो बाहर की तरफ लटका हुआ है, बाहर की तरफ देखिए, हमारे शोल्डर हैं, ये दोनों हाथ हैं, ठीक है, नीचे वाले ये रीजन है, दोनों लेग से बाहर की तरफ लटके हुए हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन। वेरी गुड। और जो एक एक्सिस पे हैं, उनको क्या बोलेंगे? एक्सियल स्केलेटन। अब हम और देखते हैं आगे, ये मेन बॉडी के ऑर्गन्स के हड्डियों के नाम हो गए हैं। जब आगे हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, उस समय हम और अच्छे से इन चीजों को पढ़ लेंगे कि कौन सी हड्डी कहाँ पर होती है। और 206 के 206 हड्डियों के नाम मैं आपको एक दिन में याद करा दूंगा, इतने आसान है। थोड़ा सा ध्यान, ट्रिक चाहिए याद करने की। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब बोला जाता है। अपर लिम्ब यानी कि
जो हमारा ये अपेंडिकुलर स्केलेटल है, आपने देखा होगा इसमें एक तो ऊपर हाथ है और शोल्डर वाला रीजन है, यानी कि ऊपर वाले रीजन को बोलते हैं अपर लिम्ब। क्या बोलते हैं? अपर लिम्ब। और नीचे वाले रीजन को, जिसमें हमारा हिप रीजन आता है और नीचे की दोनों लेग्स आती है, इसको बोलते हैं लोअर लिम्ब। क्या बोलते हैं? लोअर लिम्ब। ठीक है, अब देखिए ये रहा अपर लिम्ब। ये देखो मैंने फोटो भी लिया हुआ है साइड में आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये अपर लिम्ब की फोटो, पहली हाथ वाली और दूसरी लोअर लिम्ब वाली फोटो। अब अपर लिम्ब में देखिए शोल्डर गर्डल, यानी कि पीछे शोल्डर गर्डल, यानी कि उसमें स्कैपुला बोन आती है पीछे की, ये अपनी क्लेविकल यानी कि हंसली की हड्डी जिसको बोलते हैं, जो सही यहाँ पे निकली हुई होती है, हाथ से भी आप पकड़ सकते हो। अब मेरी फोटो भी साथ साथ में देख सकते हो समझने के लिए। ये जो है हमारी क्लेविकल बोन है जो आगे की तरफ उठी हुई होती है। पीछे जब हम गोमुखासन करते हैं, पीछे हम देखते हैं कि हड्डियां दो ऐसे है बाहर की तरफ, उनको स्कैपुला बोन बोलते हैं, वो गर्डल में आती हैं वो चीजें। शोल्डर ज्वाइंट, आर्म एंड ह्यूमरस, यानी कि ये ह्यूमरस बोन हाथ की हड्डी, जहाँ पे हमारे डोले बनते हैं इसके ऊपर मसल्स पे। एल्बो ज्वाइंट, फोर आर्म, यानी कि ये आगे हाथ की हड्डी जिसमें रेडियस और अल्ना बोन होती है। कलाई की हड्डी, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये रिकार्पल्स होती है, मेटाकार्पल्स होती है। ये किसके अंतर्गत आती है सारी की सारी? अपर लिम्ब। अपर लिम्स में। लिम्ब में आती हैं। अब हम देखते हैं लोअर लिम्ब में क्या आती है। लोअर लिम्ब में हमने बताया था ना, नीचे वाला रीजन आता है। बताएंगे अपेंडिकुलर का आता है या फिर एक्सियल का आता है? एक्सियल का होगा सर। अरे कहाँ सो नहीं नहीं रहे नहीं हो? सर नहीं अपेंडिकुलर। नहीं, सॉरी सॉरी। सोते रहते हो क्लास में हैं? अपेंडिकुलर में पढ़ रहे हैं भैया, एक्सियल में तो ऊपर ऊपर के हैं। ठीक है खुशबू जी, नीचे जी का सर पढ़ जी। रहे हैं। क्या आएगा बताओ मुझे लोअर लिम्ब में? अपेंडिकुलर स्केलेटन आएगा। हाँ, लोअर लिम्ब में नीचे वाले भाग आएंगे जिसमें हमारे पैर हैं, घुटने हैं, थाई की हड्डी है, हमारे रीजन है ये यहाँ पे देखिए नाम भी लिए हुए हैं लोअर लिम्ब के। हिप गर्डल, हिप जॉइंट, थाई वाली हड्डी जो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर में, उसको बोलते हैं फीमर बोन। क्या बोलते हैं? फीमर ह्यूमर बोन सबसे बड़ी बोन होती है ये। कई बार क्वेश्चन ये नेट के पेपर में पूछा गया है और सामान्य भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताओ। घुटना, घुटना होता है इसमें, लेग एंड टिबिया फेबुला होती है, एंकल जॉइंट होता है, फुट यानी कि टार्सल्स, मेटाटार्सल्स इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये अपर और लोअर लिम्ब का बेसिक हमने पढ़ लिया। अब जैसे कि रिपोर्ट्स होती हैं, आप लोग देखेंगे रिपोर्ट्स में डॉक्टर ऐसी शॉर्टकट मारता है। पापा ऐसे नहीं करना, काट दे फिर काट दो, कितनी बार छोड़ दो। तो यहाँ पे जो है ये देखिए टी दिया हुआ है। अब टी का मतलब मुझे बताइएगा कोई, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चल ट्रैकिया। देखिए टी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रैकिया। अब एक्सरे में तो डायरेक्ट यहाँ पे ट्रैकिया पूरा बड़ा तो नहीं लिखेंगे, तो इस तरीके से डॉक्टर शॉर्टकट ट्रिक मारता है। यहाँ पे देख ए के लिखा हुआ है, ए का मतलब बताएगा कोई? सर ऑर्टिक नॉब। ऑर्टिक नॉब, यानी कि जो ऊपर की जो जगह होती है हार्ट के ऊपर वाली जगह उसको बोलते हैं। अब ए का मतलब बताएगा कोई? असेंडिंग अरोटा। असेंडिंग अरोटा। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीजों को पता लगा सकते हो। एच दिया हुआ है, एच का मतलब क्या है? इस तरीके से डॉक्टर लोग अपनी रिपोर्ट्स में इस तरीके की शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? शॉर्टकट ट्रिक। हाँ, तो आप लोगों को भी ट्रिक याद होनी चाहिए। ठीक है, कि इन अक्षरों का मतलब क्या होता है। अब कुछ हम, क्योंकि हम सभी योग की फील्ड के हैं, तो हमें कम से कम ये मेडिकल वर्ड हमें याद होने चाहिए, क्योंकि सभी लोग अच्छी अच्छी जगह पे योगा करवाते हैं और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में भी करवाते हैं। तो हॉस्पिटल्स वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर आके अपना ज्ञान झाड़ते हैं और आप अपना ज्ञान झाड़ोगे तो डॉक्टर का मुंह बंद हो जाएगा। हमारे सामने कई बार हुआ है बंद, क्योंकि डॉक्टरों का मानना है कि योगा वाले झोला छाप होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का दृष्टिकोण है हमारे प्रति, और एक तरीके से सही भी है।
क्योंकि पहले आजकल 80-90% ऐसा है एक्चुअल में, झोला छाप ही है योगा टीचर। लेकिन अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, अब देखिए एमए में आप लोग पढ़ रहे हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको ऐसी डिग्री नहीं मिलेगी। बीए करोगे, डिप्लोमा करोगे, एमए करोगे, एमए में हर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आप लोगों को। तो अब आप झोला छाप नहीं रहे हो, आप डॉक्टर के बराबर की स्टडी कर रहे हो, उसके बाद में पीएचडी आप करोगे। तो आपको एक्चुअल में टीचर बनना है तो इन चीजों को भी पता होना चाहिए आपको। अब फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, तो मैं किताब से इनकी डेफिनेशंस आपको पढ़ा देना चाहता हूँ। और एक एक जो पर्सन का मैं नाम लूंगा, मैं आप लोगों के जरिए पढ़ाना चाहूंगा उसको। तो ये आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो फ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो मुझे फ्लेक्शन धर्मवीर सर पढ़ के सुनाएंगे। फ्लेक्शन में क्या चीज लिखी हुई है? जी सर, पढ़ रहा हूँ मैं। फ्लेक्शन में जी, एक्सटेंशन या मुड़ाव फ्लेक्शन इस गति के द्वारा अंग को मोड़कर शरीर की मध्य रेखा की ओर लाने की क्रिया आती है। अंग को मोड़ना एवं झुकाना, बेंडिंग, भी इसी गति के अंतर्गत आता है, जैसे कोहनी या घुटने को मोड़ लेना। देखिए आप लोगों ने समझे, यानी कि जहाँ पे बेंडिंग की बात हो रही है, जैसे कोहनी को मोड़ लेना, जहाँ पे बेंडिंग की जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन। ये दिख रहा है आपको सबसे पहले? इस आसन का क्या नाम है, कोई बताएगा? आगे झुकाए जा रहे हैं, ठीक है, इसको फ्लेक्शन बोलेंगे। ओके, अब जैसे कि ये रहा, ये घुटने को मोड़ा है, नीचे दिख रहा है आपको, नीचे घुटना मुड़ रहा है, नीचे की छठी पिक्चर, 5वीं पिक्चर, इसमें क्या चीज की जा रही है? फ्लेक्शन। शासन का तैयारी कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे देख लीजिए कि जैसे कि ये है, मैंने कोहनी को मोड़ा, कोहनी को मोड़ा, क्या है ये? फ्लेक्शन। बेंडिंग हो रही है उसको फ्लेक्शन बोलते हैं। और जहाँ पे खिंचाव हो रहा है उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन। ठीक है जी, आगे देखेंगे अब हम। ये रहा एक्सटेंशन, इसमें ये ठीक इसका ऑपोजिट है, फ्लेक्शन का ऑपोजिट ही एक्सटेंशन है। अब हम पढ़ते हैं एबडक्शन। प्रेरणा जी पढ़ के सुनाएंगे मुझे एबडक्शन में क्या होता है। शरीर के किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाना ही अपवर्तन कहलाता है, यानी कि एबडक्शन। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था हिंदी के वर्ड डिफिकल्ट है, इंग्लिश के वर्ड आसान है, तो आप इंग्लिश में याद कर लो एज इट इज, एबडक्शन बी। और यहाँ पे अगला है डी, एडक्शन और एबडक्शन। बी का याद रखना है, बी का उल्टा आगे डी बनाया हुआ है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। अब मैं दिखा देता हूँ डायग्राम में आपको, आपको दिखाई देगा, अगली वाली में दिखाता हूँ। ये रहा फर्स्ट वाली पिक्चर आपको दिख रही है, इस लड़की का हाथ दिख रहा है आपको? यस सर। ये हाथ ऊपर जा रहा है तो क्या लिख के आता है? एबडक्शन। ऊपर जाने जाते हैं कि ऊपर हम कौन से आसन में लेके जाते हैं हाथ अपना? वृक्षासन में भी ऊपर लेके जाते हैं। वेरी गुड, आसन में ले जाते हैं, वृक्ष आसन में ऊपर ले जाते हैं, तो बोलेंगे कि वीरभद्रासन सर। हाँ, वो सामने ले जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से यानी कि जब हाथ मिड लाइन से, मिड लाइन हमने पता है, मिड लाइन यानी कि बॉडी की मध्य रेखा, मध्य रेखा में किससे दूर हम हाथ को लेके जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एबडक्शन। एबडक्शन, बी नाम आ जाएगा। और वापिस अंदर की तरफ ला रहे हैं, ताड़ासन से वापिस हाथों को नीचे की तरफ ला रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडक्शन। उसमें ओके, आगे बढ़ते हैं। ये ना एबडक्शन एडक्शन हो गया। सरकमडक्शन, अब इसको मुझे मनोज जी पढ़ के सुनाएंगे। जी पढ़िए। सर इसमें है, इस गति में अंग को शरीर से कुछ दूरी पर गोलाकार, सर स्क्रीन नीचे करेंगे सर।
ये रहो पटो पे आ गया ये। जी सर, गोलाकार गति में घुमाना होता है। उदाहरण के तौर पर ऐसी गति क्रिकेट बॉल को हाथ में घुमाकर फेंकने पर होती है। बहुत बढ़िया, क्रिकेट की बॉल आपने देखी होगी। जी सर। कहते ना सरकमडक्शन है, सर्किल क्योंकि बनाते हैं सर इसमें। कंप्लीट रोटेशन नहीं है, साइड से जाता है हाथ। कंप्लीट रोटेशन बड़ा डिफिकल्ट होती है। कंप्लीट रोटेशन होती है नेक की, ये होती है रोटेशन, नॉट सरकमडक्शन। कलाई, कलाई बताओ क्या है, रोटेशन है या सरकमडक्शन है? रोटेशन है सर। नाम सर्कमडक्शन है सर। सरकमडक्शन है। रोटेशन वर्ड हम गलत यूज करते हैं। रोटेशन होता है कि पूरा घूम जाना। रोटेशन फिर सर नेक के लिए हो सकती है बस। नहीं हो रहा है, ज्यादा सुटेबल सरकमडक्शन रहेगा। वैसे सामान्य रूप से हम रोटेशन बोल देते हैं, लेकिन ज्यादा सूट करेगा सरकमडक्शन। मैं किताब में भी फोटो दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको और विश्वास हो जाएगा इस चीज पे। किताब में भी आप देख सकते हो। देखिए, सरकमडक्शन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट, हाथ घुमाए जा रहे हैं ना, क्रिकेट बॉल ऐसी तो घुमा के फेंकी जाती है, तो ये क्या है, सरकमडक्शन। और दिखाता हूँ आपको, एरा देखिए सरकमडक्शन, कलाई को देखो, कलाई घुमाई जा रही है ना, एरा आप मुट्ठी बंद करके घुमा लो या खोल के घुमा लो। अब से आप क्या बोलोगे, कलाई घुमाना कौन सा मूवमेंट है, ये सरकमडक्शन। सरकमडक्शन है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखिए रोटेशन। अब रोटेशन क्या होता है एक्चुअल में, अब आप लोगों को ये समझना है। अब भावना तिवारी जी रोटेशन को पढ़ेंगे। जी मिनट। एक्सिस पर घूमने की गति को घूर्णन गति कहते हैं। ऐसी गति किसी अस्थि के प्रवर्ध के चारों ओर अन्य अस्थि के घूमने अथवा उसकी किसी अन्य अस्थि के भीतर घूमने से होती है। जैसे एटलस वर्टिब्रा एवं एक्सिस वर्टिब्रा के एंडोटाइड प्रवर्ध के बीच की संधि में गति होती है। ठीक है, अब आपको पहले तो ये जानना जरूरी है, एटलस वर्टिब्रा क्या होती है और एक्सिस वर्टिब्रा क्या होता है। एटलस यानी कि जो हमारी जो सर्वाइकल की C1 पहली हड्डी होती है ना, उसको एटलस बोलते हैं, और नीचे वाले इसको एक्सिस बोलते हैं, C2 को, यानी कि ऊपर वाले रीजन। और ऊपर हमारी ये कहाँ पे होती है, ये हमारी खोपड़ी में फिक्स होती है। पिक्चर को हम देख लेते हैं, स्केलेटल वाली पिक्चर देखते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगी। ये रही, दिख रहा है आपको, ये रहा, देखिए ये रहा। अब देखिए इसने क्या बात कही है यहाँ पे, उसके अंदर होने चाहिए। अब हमारा खोपड़ी घूमेगा, हमने ग्रीवा सत्य विकासक क्रिया कर रहे हैं, नेक रोटेट कर रही है हमारी, ये इसके अंदर घुसी हुई है ना चीज, ये वहीं वहां पे घूम रहा है, तो ये होगा रोटेशन। और यहाँ पर क्या होता है कलाई पे, क्या मेरा नेटवर्क जा रहा है क्या, कोई कॉल कर रहा है बार बार मुझे? नहीं सर, ठीक है आपकी वॉइस तो बिल्कुल। 3 बार कॉल आ गई। ठीक है जी, ओके। तो ये है रोटेशन। कलाई में एक दो ये हड्डियां हमारी स्लाइड करती हैं, छोटी छोटी 8 हड्डियां होती है हमारी कलाई में, वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। ठीक है, ऐसे ही शोल्डर में यहाँ पे फिसलती है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये फिसलता है। तो ये हो गया हमारा, आगे हम स्टडी करते हैं। सर जैसे कटी चक्रासन होता है, वो सर्कमडक्शन में होता है या रोटेशन में आता है? किसका जी? कटी चक्रासन या चक्की चालनासन जो होता है ना, कटी वो चक्रासन रोटेशन में आएगा जी। रोटेशन में, और चक्की चालन जो है वो भी रोटेशन नहीं आएगा। मम्मी देखो, आप बोलेंगे, आप चक्की चालन बोल रहे हो ना? हाँ। हाथ की जो मूवमेंट है वो लग रहा है कि रोटेट हो रही है, तो उसको हम रोटेशन ही बोलेंगे। अच्छा, रोटेशन नहीं बोलेंगे, हाँ। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं इनवर्सन को। इनवर्सन को मुझे पढ़ के कौन सुनाएगा? मुझे प्रीतिका जायसवाल जी पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है जी, प्रीतिका जायसवाल जी इनवर्सन को पढ़ेंगे। इसमें भीतर की ओर मुड़ने की क्रिया होती है, जैसे पांव के तलवे का भीतर की ओर को घूम जाना।
ठीक है जी। यानी कि इन्वर्सन का मतलब है अंदर की तरफ, जैसे कि हम करते हैं ना मणिबंध शक्ति विकास क्रिया, आपको पता होगा मणिबंध में क्या करते हैं हम, ये करते हैं अंदर की तरफ खींच रहे हैं, तो इसको इन्वर्सन बोलेंगे। बाहर की तरफ ले जाना इवर्सन, IN इन्वर्सन, इवर्सन। ऐसे ही हम गुल्फ शक्ति विकास क्रिया में करते हैं, जैसे पैर है मेरा, समझ लो ये पैर है, हम पंजे को अंदर खींचते हैं, पंजे को बाहर की तरफ ले जाते हैं, तो अंदर ले जाना इन्वर्सन, बाहर ले जाना इवर्सन। पिक्चर से दिखा देता हूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। ये रहा, ये रहा, देखिए इन्वर्सन। ये देखिए पंजा अंदर की तरफ खींचा हुआ है, ये थोड़ा पिक्चर गलत लग रही है मेरे को, पंजा बाहर की तरफ खींचेगा ग्राउंड की तरफ, उसको बोलेंगे इवर्सन। ओके, पंजा अंदर खींचना इन्वर्सन, पंजा बाहर खींचना इवर्सन। आगे हम पढ़ते हैं। सुपिनेशन, प्रोनेशन एंड अपोजिशन। मैं डायरेक्टली आपको पढ़ा देता हूं। देखिए सुपिनेशन, ये हमारी हाथ की मूवमेंट है। पहले प्रोनेस और सुपिनेट पढ़ लीजिए, ये रहा प्रोनेट एंड सुपिनेट। देखिए ये हमारी पीछे देखिए दो डबल डबल दिख रही है, इसका मतलब हमारा हाथ, हथेली नीचे रखी हुई है और ऊपर वाला ये कर पृष्ठ वाला हाथ ऊपर है, इसका मतलब ये है। इसमें ये लाइन दिखाई दे रही है हृदय लाइन, हमें ये वाली लाइन दिख रही है, सॉरी अंगूठी, इसका मतलब ये हमारी हथेली है। तो मतलब कि देखिए जब हमारी हथेली ऊपर आ रही है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पढ़ के सुनाएंगे मुझे? सुपिनेट। सुपिनेट। जब हम हथेली नीचे रख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रोनेट। मुझे बताएंगे सब आसन में प्रोनेट होता है या सुपिनेट होता है? सुपिनेट। क्यों होता है सुपिनेट सब आसन में? सुपाइन, सुपाइन उसको कहते हैं अच्छे से, क्योंकि हमारी हथेली ऊपर होती है, सुपिनेट मूवमेंट हो रही है उसमें। और इसका मतलब दूसरा मेडिकल वर्ड में हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे हाथ में होती है रेडियस और अल्ना बोन, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहती है। और जबकि प्रोनेट में जब हाथ कैसे घुमा रहे हैं तो रेडियस ऐसे घूम के सामने आ गई है, ओवरलैपिंग सी हो चुकी है हमारी हड्डियों की, तो उसको बोलते हैं प्रोनेट। अब ऐसे घुमा के नीचे किस में आता है? सेतुबंध आसन। याद है आपको सेतुबंध आसन में कैसे करते हैं हम? हाथ को ऐसे करते हैं नीचे घुटना मोड़ के, यानी कि जब हमारी हथेली नीचे है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनेट। जब हमारी हथेली ऊपर है उसको क्या बोलेंगे? सुपिनेट। ठीक है। मेन यही थे जी, और ज्यादा तो हम बाद में मूवमेंट में पढ़ लेंगे। मेन यही थी चीजें, बाकी को छोड़ दो अब। और मैं देख लेता हूँ, अभी टाइम भी होने वाला है हमारा। ये मैं भेज दूंगा आपको, इनको आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। ये मोमेंट्स दिए हुए हैं सारे के सारे यहाँ पे। अब ऐसी इसी मेथड को हम अपने एक्सरसाइज में भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है हमें कि पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ये धनुरासन है। धनुरासन में आप मुझे बताएंगे, यानी कि ये हमारा जहाँ पे मैं ये रेड कलर ये घूम रहा है, यहाँ पे कौन सा मूवमेंट हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? यहाँ पे बैक की कौन सी मूवमेंट हो रही है? एक्सटेंशन या फ्लेक्शन? क्योंकि आगे की तरफ झुक रहे हैं, फ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है जी। ये हाथ ऊपर उठाए गए तो इसको क्या बोलेंगे? एब्डक्शन। एब्डक्शन। और हाथ नीचे आ गए तो
एडक्शन। वेरी गुड। ये उष्ट्रासन है। चेस्ट वाला रीजन क्या आएगा? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो बेंडिंग भी बोल सकते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ऐसा भी बोला जा सकता है। सामान्य रूप से फॉरवर्ड बेंडिंग को ही फ्लेक्शन बोलते हैं और बैकवर्ड बेंडिंग को एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ठीक है जी, इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तो चीजें आ जाएंगी। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। कल काफी कई लोगों के डाउट थे कि ऑर्गन कहाँ कहाँ पर होते हैं। जैसे कि लीवर होता है ये हमारा। लीवर आप मुझे बताएंगे राइट साइड होता है लेफ्ट साइड होता है? राइट साइड। वेरी गुड, राइट साइड होता है। बहुत बढ़िया। पेनक्रियाज हमारी ज्यादातर लेफ्ट साइड होती है मेनली है। ये स्टमक है, ये साइड के पिक्चर लिया गया है, साइड से लेटरल साइड का व्यू है, ये फ्रंट का नहीं है, लेटरल का है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये वाला मोमेंट। ये पढ़ेंगे, ये क्या लिखा हुआ है? यूटेरस। यूट्रस। यूट्रस में क्या होता है? प्रोडक्शन। बेबी ग्रो करता है, 9 महीने रहता है, ठीक है, यूट्रस के अंदर रहता है। यानी कि फीमेल का डायग्राम, इससे हमें ये भी पता चल गया ये फीमेल की फोटो है, मेल की नहीं है। मेल में यूट्रस नहीं होता। अब आगे की तरफ है यूरिन ब्लेडर। क्या है? यूरिन ब्लैडर। आगे की तरफ तो यूरिन का रास्ता, यहाँ से यूरिन बाहर आ गया, ठीक है। और पीछे ये बेबी वाली लाइन हो गई जहाँ पे बेबी ग्रो करता है। और पीछे होता है रेक्टम। क्या है ये? रेक्टम को हिंदी में हम कहते हैं मलाशय। मलाशय में क्या होता है? मल इकट्ठा होता है। यहाँ पे जब हम चेयर पोज वाले स्थिति में, जब हम चेयर पोज यानी कि वेस्टर्न टॉयलेट की पोजीशन में जब हम स्टूल को पास करते हैं, जैसे कि मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये रहा, ठीक है, ये इसकी सीट है, ये इसके हाथ ऐसे रखे हुए हैं, हाथ उसने अपने, और ये सीट पे बैठा हुआ है। तो उस समय क्या होती है, ये जो रास्ता है यहाँ पे, ये रास्ता बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सामान्य रूप से जो वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करते हैं उन लोगों को ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। और जब हम इंडियन टॉयलेट वाली पोजीशन में बैठते हैं, और उसको हम कौन सा आसन बोलते हैं बताएंगे? इंडियन टॉयलेट वाली पोजीशन को ठीक है, काग आसन। फिर यहाँ से स्टूल को बाहर निकाला जाता है। तो उस समय क्या होता है, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये रास्ता खुला रहता है, जिसकी वजह से जो मल है आराम से बाहर आ जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। इसलिए बोलते हैं कागासन में बैठ के, यानी कि इंडियन टॉयलेट की पोजीशन में बैठ के स्टूल को बाहर निकालना चाहिए। तो उसका रीजन ये है कि उससे हमारा जो एनएच की जो नीचे की जो मसल्स है वो खुल जाता है, वहां से रास्ता खुलेगा तो आराम से चीज बाहर आ जाएगी। बाहर नहीं आती है तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, रुक जाएगा वो, ठीक है। तो ये पोस्चर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आज क्लास में भी आपको बोला, पढ़ते हुए भी पोस्चर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब हमारी बैक और नेक सीधी रहती है तो हमारा ब्रेन के साथ में अच्छा कांटेक्ट बनता है हमारे नर्वस सिस्टम का। सभी जो नर्व्स होती है, नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि हमारे ऊपर वाले भाग से 12 क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स नर्व्स निकलती है। जब हम पोस्चर को टेढ़ा करते हैं तो बहुत सारी नर्व्स दब जाती हैं और दबने की वजह से वो अपना काम नहीं कर पाती। जैसे नल को आप एग्जांपल समझो कि आप पौधों में पानी दे रहे हो एक टुंटी के साथ में, आपने देखा है कि जब वो नली दब जाती है तो क्या पानी जाता है आगे? नहीं जाता ना, वो पानी रुक जाता है क्योंकि वो नली मुड़ गई है। ठीक इसी प्रकार जब हम टेढ़ा पोस्चर करके बैठते हैं, वो नलियां, हजारों नलियां हैं हमारे शरीर में, उनको हम नर्व्स कहते हैं। और जो ब्लड सप्लाई होती है उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। वो रुक जाएंगे, और रुक जाएंगी तो जिसकी वजह से आगे वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, नर्व्स में आगे मैसेज नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से मैं तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ
आप चाह भी रहे हो पढ़ना लेकिन समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं आ पाती है। इसीलिए राइट पोस्चर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आधा तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो आप सभी लोग कर ही रहे हो, अब टाइम भी उतना ही देना है और कम टाइम में ज्यादा चीज पढ़नी है। तो हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, तो आप ज्यादा चीज ज्यादा लंबे टाइम तक समझ पाएंगे। इसलिए बोलते हैं जब हमारी कमर गर्दन सीधी करके जब हम पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है ना, जो भी चीज हम पढ़ते हैं, जो भी चीज हम सुनते हैं, वो लंबे टाइम तक हमें याद रहती है। उसका मतलब है कि हमारा नर्वस सिस्टम पूरा एक्टिव होता है, इसलिए वो चीजें हमारी ज्यादा लंबे टाइम तक हमारे ब्रेन में इफेक्ट छोड़ के जाती हैं वो चीजें। तो आगे नेक्स्ट टाइम ऐसी शिकायत मुझे नहीं दिखनी चाहिए। कंचन जी को मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग से घूम रही है, एक कमरे में जा रही है, दूसरे कमरे में जा रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मन कर रहा है मैं बाहर कर दूं आपको क्लास से, टाइम पास नहीं करने आना यहाँ पे। क्लास लो तो एक पोस्चर, अच्छा पोस्चर हो, मेंटेन अपनी जगह पे बैठो। टाइम पास करो कि कभी ना खुद का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। ध्यान रखिए, ऐसे आधे लोग हैं मुझे पता है ऑनलाइन क्लास का ऐसे करते हैं लोग, और फिर बोलते हैं हम तो रेगुलर क्लास में आए, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया है। देखिए ऐसे घुमाई हो रही है, कहने का कोई फर्क नहीं है। ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है कि कभी कभी नहीं हो सकती पढ़ाई ऐसे। ठीक है जी, ध्यान रखिए थोड़ा सा, मैं किसी की इंसल्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो रुक मैं भी नहीं सकता उस समय। ठीक है जी, ऐसी हाँ पोस्टर सर। बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जी अरुणा मैम। जी जी जी, बस मैं बोली कि मैं सही बैठी हूँ कि नहीं बैठी हूँ, इसलिए कैमरा ऑन कर सही रही बैठे हो आप, बिल्कुल सही बैठे हो, और हल्का सा कैमरा थोड़ा सा और ऊपर हो जाए तो और ज्यादा बेटर रहेगा। हल्का सा, अभी आपका कैमरा चेस्ट के सामने है, आंखों के सामने हो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। मेरे सामने जैसे टेबल है, जैसे स्टडी टेबल, उसके ऊपर रखे हैं। बिल्कुल ठीक ठीक है, है, बहुत थोड़ा बढ़िया। सा ऊंचा कर। तो अभी समय हो गया है, किसी का कोई विशेष डाउट हो तो बताइए, फिर हम शांति पाठ करते हैं। सर सरकमडक्शन में आपने बोला कि हाफ रोटेशन होता है, हाँ ठीक है। जी, ग्लाइड ग्लाइड मूवमेंट होता है, वहां पे हड्डियां एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। हाँ, और रोटेशन में आपने कटी चक्रासन बताया तो ये समझ नहीं आया थोड़ा आप। रोटेशन यानी कि कोई चीज है और वहां पे घूम रही है वो चीज, उसको रोटेशन बोलते हैं। हमारी जो वर्टिब्रा घूम रही है दूसरे के ऊपर, इसलिए वो रोटेशन में आएगी वो चीज। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। ठीक है जी, तो मैं 5 मिनट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, समय तो हो चुका है, उसके बाद हम एंड करेंगे कक्षा को। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे एंटीरियर किसको कहते हैं? रेनू यादव जी मुझे बताएंगी माइक कैमरा खोल के, और एक एग्जांपल भी देंगी रोटेशन एंटीरियर पोर्शन का। नहीं बता रही हैं, शिवानी त्यागी जी बताएंगे जी। एंटीरियर का एग्जांपल दीजिए। एंटीरियर मीन दैट मीन्स आपका फ्रंट पोस्टर, सामने वाला जो पार्ट होता है उसको एंटीरियर बोलते हैं। बहुत बढ़िया। सुरेंद्र योगी जी, आप मुझे बताएंगे सुपरफिशियल किसको कहते हैं? बाकी मैसेज करते रहिए, मैं मैसेज रीड भी कर रहा हूँ साथ साथ में। अवजीत दास जी यानी ब्यूटी दास जी, आप बताएंगे सुपरफिशियल किसको कहते हैं? सर बाहर की तरफ जो है। बहुत बढ़िया, जो बाहर की तरफ है उसको हम सुपरफिशियल कहते हैं, और अंदर की तरफ को हम क्या कहते हैं? बाहर की तरफ जो है वो सुपरफिशियल है, और अंदर की तरफ जो है वो डीप है, डीप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम आज की कक्षा से क्वेश्चन पूछते हैं, आप हमें बताएंगे कि पादहस्त आसन, इसमें कौन सा आएगा? इसमें एक्सटेंशन आएगा या फ्लेक्शन आएगा? भावना तिवारी जी बताएं। फ्लेक्शन आएगा सर। बहुत बढ़िया, राइट।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे प्रिया मैडम बताएंगी, हमने ताड़ासन किया, ताड़ासन में जो हाथ साइड से उठा के ऊपर लेकर गए, इसको हम क्या कहेंगे? सर एबडक्शन। बहुत बढ़िया, एबडक्शन, वेरी गुड। किरण शर्मा जी, ताड़ासन से वापस हाथों को नीचे लेकर आए, इसको क्या कहेंगे? इन्वर्शन सर। ना जी ना, थोड़ा सा चूक गए। एबडक्शन, तो इसको एडक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे? एडक्शन। एडक्शन, ठीक है। अब मुझे समिता बुरकुल जी बताएंगी, समिता जी बताएंगी, मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया, मणि को कलाई को रोटेट घुमा रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे इस प्रकार? अडक्शन। ना जी ना जी, बाकी और कोई बताइए। प्रोनेट। इन्वर्शन। इसको मैं कर रहा हूँ, इसको क्या कहेंगे? रोटेशन रोटेशन रोटेशन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाथ को अंदर की तरफ लेकर आया हूँ, इन्वर्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है। इस प्रकार आप सभी पढ़े, और ये आज का हमारी कक्षा पूरी हुई। हम शांति पाठ करते हैं अभी, ठीक है। तो कमर गर्दन सभी सीधा करके बैठ जाएं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाथों को मिलाएं, रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं। सभी को नमस्ते। कल हम मेन स्टडी स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, कल से मेन सेल को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे।